Well, hello and welcome, my dear students. Welcome to a new lecture of CA Foundation Business Laws with me, CA Preeti Agarwal. I hope आप regularly revision कर रहे हो. Yes, because revising the concepts is very very important for exam. मैं तो करवाऊंगी ही आपको revision, लेकिन आपको खुद से भी revision करनी है. Okay? चलो. एक काम करते हैं आगे बढ़ने से पहले जो भी हमने पिछले सेशंस में कवर किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. यस, बिकॉज आई फील कि आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन अगर पिछला ही याद नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा होगा ना. चलो, तो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था, उसको रिवाइज कर लेते हैं. यस, जस्ट अ मिनट, कुछ तो स्क्रीन में ओके, समथिंग रॉन्ग. चलो, so let us revise the essential elements of a valid contract, section 10. सबसे पहले तो we need two parties, minimum two distinct मतलब different parties are required to form a valid contract. So two distinct means different parties are required. कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लिविंग, आर्टिफिशियल पर्सन. There must be proper offer and acceptance. Offer is the starting point of contract. Offer must be properly communicated. Similarly, acceptance must also be communicated. Third element is intention to create legal relation. Enforceability is one of the most important element of a contract. Enforceability means if one party defaults, other party can take action. Enforceability means intention to sue, intention to file a case. जितने भी बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है, हम तो प्रिज्यूम करके चलते हैं दैट देयर इज इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जितने भी बिजनेस या कमर्शियल है. लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है वहां पर ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है, भैया आपस में ही सुलझा लो. बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस हमने किया था. यस, डू यू रिमेंबर बैल्फर वर्सेस बैल्फर, कि भाई आपस के प्रोमिसेस हैं, आप लोग खुद ही सुलझा लो. देन वी हैड आल्सो डिस्कस्ड बैल्फर वर्सेस बैल्फर. व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट? नेक्स्ट एलिमेंट बोलता है दैट देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट. कंसेंट मीन्स parties must agree upon the same thing in the same sense, and this consent must be free consent. Consent is not free when it is caused by coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, section 18, mistake भी आएगा section 20. अब ये स्टेज पे आके हमको पता चल गया है दैट कंसेंट व्हेन ऑब्टेन्ड बाय ऑल दिस, यस, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, जब इन सब से कंसेंट लिया जाता है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. ये हमको अभी समझ में आ रहा है. यस, इट इज वॉइडेबल एंड मिस्टेक विल बी वॉइड. कोअर्जन का की वर्ड है दैट देयर इज सम काइंड ऑफ थ्रेट और फिजिकल फोर्स between the persons whose relation is such that one person is in the position to, there is some threat or physical force. Undue influence में क्या होता है? There is some kind of moral or mental pressure. There is some kind of moral or mental pressure between the parties whose relations are such that one person is in the position to dominate the will of the other person and he uses that position to obtain unfair advantage. Fraud mein, what is the intention? Intention is to cheat, to deceive the other party. I am giving false information knowingly. मुझे पता है जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है, मैं जानबूझकर झूठ बोल रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट द पर्सन टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. मेरा इंटेंशन क्लियर है,
उसको चीट करो, पैसे लेके भाग जाओ। मिसरिप्रेजेंटेशन में सेक्शन 18 देयर इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स but made innocently without any intention to cheat or to deceive the other party. Mistake में there is an erroneous belief concerning something. भाई कुछ समझने में गलती हो गई, पार्टीज कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन कुछ समझने में गलती हो गई, ऑटोमेटिकली गलती हो गई दोनों पार्टीज की, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कैपेसिटी में हमने पढ़ा था दैट ओनली a major person of sound mind and person who is not disqualified can enter into a valid contract। ये सेक्शन 11 में लिखा था। आपका जो एग्रीमेंट है उसमें कंसीडरेशन होना चाहिए फॉर बोथ द पार्टीज। दिस कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, सेक्शन 23। साथ साथ ऑब्जेक्ट शुड ऑल्सो बी लॉफुल। ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस for which the contract is entered, that purpose must be lawful। आपकी जो एग्रीमेंट है that must not expressly be declared void। void का मतलब होता है not enforceable by law, it is the opposite of valid। valid का मतलब होता है it is enforceable by law, void means it is not enforceable by law। void या तो void ab initio होगा या फिर just void होगा। void ab initio का मतलब है it is void right from the beginning and just void का मतलब है कि भाई जब एंटर किया था तब तो वैलिड था बट अभी कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया कि हम कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर पा रहे, void हो गया। ओके तो आपका एग्रीमेंट ऐसे एक्सप्रेसली void नहीं होना चाहिए। लॉ में एक छोटी सी लिस्ट है कि ये सब एक्सप्रेसली void है, आपका एग्रीमेंट वैसा नहीं होना चाहिए। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। certainty of meaning section 29 section number is very important for exam। meaning must be certain। okay अगर टर्म्स वर्ड्स पे ध्यान दें तो वो सर्टेन होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मीनिंग होता है क्लियर, एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, ऐसे नहीं होने चाहिए। possibility of performance, the contract must be capable of being performed। अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो पूरी करेंगे, अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कभी कभार लॉ बोलते हैं नहीं, अगर आप इमूवेबल की एग्रीमेंट कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स जहां पर लॉ बहुत ही क्लियरली बोलता है नहीं, एग्रीमेंट राइटिंग में ही होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, स्टैंपिंग भी चाहिए। अगर लीगल फॉर्मेलिटी है तो पूरी करेंगे, नहीं है तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। Then we had also started discussing classification of contract। Contract may be classified as void contract, voidable contract, illegal, valid, and unenforceable। All this classification is according to validity। हमने पढ़ा था void agreement क्या होता है। देखो void दो तरीके के होते हैं, एक होता है void ab initio, मतलब शुरू से ही void है। So void ab initio meaning void agreement because it is void right from the beginning। तो ये void agreement है, void agreement मतलब void ab initio की बात कर रहे हैं, इसमें enforceability है ही नहीं। just void क्या होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये void कॉन्ट्रैक्ट है। जब हमने एंटर किया था तब तो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो जाता है कि अब आप उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे, देन इट बिकम्स void। ठीक है, तो void एग्रीमेंट आप तब यूज करोगे व्हेन इट इज void ab initio एंड void वर्ड तभी यूज करोगे, void कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तभी यूज करोगे जब एंटर किया था तब तो वैलिड था, बाद में जाके कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि अब वो एनफोर्स नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो void हो गया। तो एग्रीमेंट मींस इट इज void ab initio। ओके एंड void कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड व्हेन एंटर्ड, लेटर ऑन इट बिकम्स void। एग्जांपल्स वही हैं जो हमने पहले भी किए थे। हाँ, void एग्रीमेंट जो है ना, दैट इज डिफाइंड under section 2G। okay that is defined under section 2G। यूनिट 1A हो जाएगा ना आज हमारा, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शंस की भी लिस्ट दूंगी एंड स्टोरी आई विल टेल यू।
So void agreement is defined under section 2G. It is void right from the beginning. And void contract को कैसे डिफाइन किया गया है? 2J में डिफाइन किया गया है. A contract, yes, हमने लर्न किया था, if you remember. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Cease का मतलब होता है stop. A contract मतलब it was valid when entered. Now it stops being enforceable by law due to certain circumstances. जैसे ही वो stop हो जाता है, it becomes void. When does it become void? When it ceases to be enforceable. That is the point of time when it becomes void. फिर हमने डिस्कस किया था voidable contract के बारे में. इसके पहले हमने सेक्शन 65 भी पढ़ा था. Restoration of benefit in case of a void contract. 64 क्या था? Restoration of benefit in case of voidable contract. ठीक है, तो मैंने लिखवाया था आपको, हमेशा टेक्स्ट बुक के साथ साथ नोटबुक भी आपको रेफर करनी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ पेज नंबर का रेफरेंस देते रहो आपके टेक्स्ट बुक में. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 65 में है और वॉइडेबल इज अंडर सेक्शन 64. ठीक है, चलो. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अग्रीव्ड पार्टी के पास दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन, कीप क्वाइट, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड. चुप रहो, जो होता है होने दो. इन दिस केस घर गया तो गया, जान तो बची. सो हियर कीप क्वाइट, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड, और गो टू द कोर्ट, रिसिंड और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे तो आपको वो बेनिफिट जो मिला है वो रिस्टोर करना पड़ेगा. जैसे ये केस में अगर एक्स जाके घर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देता है तो उसको अपना घर मिल जाएगा, तो जो 2 लाख रुपए डॉन ने उसको दिए थे वो रिस्टोर करने पड़ेंगे सेक्शन 64. सो एग्रीव पार्टी हैज टू ऑप्शंस, कीप क्वाइट, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड, और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. रिसेंड का एक और वर्ड है रेप्यूडिएट. अगर आप चाहते हो तो मैंने आपको थर्ड लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक में एक लिस्ट बनवाई है ना ऑफ टर्म्स, जहां पर हम लोग ने प्लेंटिव, डिफेंडेंट, इसका मीनिंग लिखा था, एनफोर्सिबिलिटी का मीनिंग लिखा था. वहां पर जाके ना आप इसका मीनिंग ऐड कर सकते हो. रिसिंड मतलब रेप्यूडिएट मतलब कैंसिल. ठीक है, आप लिख सकते हो रिसिंड स्ट्रोक, मतलब इसको रेप्यूडिएट भी बोलते हैं. रिसिंड या फिर रेप्यूडिएट, इसका मीनिंग होता है कैंसिल. लिख लो चाहिए तो, आई विल वेट. व्हाट आर द अदर पॉइंट्स टू बी नोटेड? देखो, वॉइडेबल में जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो जाता तब तक तो वो वैलिड ही रहेगा ना. जब तक ये सामने नहीं आता हमको कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, तब तक तो वैलिड ही रहेगा. एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, यस, तो देन दैट इज नो लॉन्गर वैलिड. यस, तो वॉइड हो जाता है फिर. अच्छा, कैंसिल कब कर सकते हो? विद इन अ रीजनेबल टाइम. व्हाट इज रीजनेबल? वो तो एक्ट में डिफाइन ही नहीं किया है. इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. ये जो ऑप्शंस है ना कि मैं इसको वैलिड रख सकती हूँ, कैंसिल कर सकती हूँ, दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल ओनली एंड ओनली विद द अग्रीव्ड पार्टी. जो पार्टी कोवर्जन करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है, उसके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है. बेनिफिट शैल बी रीस्टोर्ड सेक्शन 64. इसके बाद मैंने ना इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आपका रुकवा दिया था क्योंकि इसमें बहुत सारी डिस्कशन है. एंड देन वी हैड डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड का मीनिंग होता है इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. अनएनफोर्सिएबल क्या होता है?
अनएनफोर्सिबल मतलब वैसे तो ये वैलिड है, बाकी सारे असेंशियल एलिमेंट्स तो इसमें हैं, लेकिन वो लीगल फॉर्मेलिटी वाला एलिमेंट था ना, वो नहीं है। दिस इज नॉट इन राइटिंग, इट्स नॉट रजिस्टर्ड, कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, तो इसीलिए ये अनएनफोर्सिएबल है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप टेक्निकल डिफेक्ट निकाल दो तो फिर वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा। सो यू रिमूव द टेक्निकल डिफेक्ट, देन इट बिकम्स एनफोर्सिएबल। आप निकाल दो इसको, ये एनफोर्सिएबल हो जाएगा। So it is actually valid, but it cannot be enforced due to some technical defect. आपको ये as it is learn करना है, आप ये own words में नहीं लिख सकते. There is some technical defect, like it's not in writing, it is not registered, there is no proper stamping, registration, attestation नहीं है. It can be enforced if the technical defect is removed. आपको technical defect निकाल दो, contract enforceable हो जाएगा. अच्छा चलो, यहां तक हमने पढ़ा था और इसका मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन भी करवा दिया है आपको। अब एक काम करते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मैम इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे क्या? नहीं, इसे तो हम बोलेंगे इलीगल एग्रीमेंट। यस, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अब तो आपको रीजन भी पता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोलेंगे बताओ? इसे आप इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए नहीं बोलोगे बिकॉज देर इज नो एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी तो है ही नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं ना। सो हियर देर इज नो एनफोर्सिबिलिटी, therefore it is not अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एनफोर्सिएबिलिटी है ही नहीं, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एनफोर्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। चलो, इलीगल मतलब क्या? इसमें कुछ तो अनलॉफुल होगा। क्या वर्ड यूज करता है उस पर ध्यान दो। फॉरबिड। इट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वर्ड इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एनफोर्सिबल है ही नहीं, अनलॉफुल है ये। इट इज द वन विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ये प्लीज हाईलाइट कर लो, ये कीवर्ड्स हैं, ये आपके आंसर में अगर ये आया तो आने ही चाहिए ये वर्ड्स। इट इज कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी क्या क्या मतलब है? अगेंस्ट। कॉन्ट्ररी मतलब खिलाफ। ओके, कॉन्ट्ररी टू लॉ मतलब लॉ के खिलाफ है ये। इट इज अगेंस्ट लॉ। ओके, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इट इज अगेंस्ट लॉ। इट इज समथिंग विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। फॉरबिड वर्ड का मीनिंग ही होता है दैट इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, इट इज नॉट अलाउड बाय लॉ। फॉरबिड मतलब आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यू कैनॉट डू इट, इट इज अनलॉफुल। स्टूडेंट्स, एक हिंट है, अगर क्वेश्चन में फॉरबिड वर्ड आ गया तो आप बोलोगे ये तो इलीगल है। मैं आपको क्यों बता रही हूं ये? क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं इलीगल और वॉइड में। मैम, क्या हम यहाँ पर वॉइड लिख के आ सकते हैं? क्योंकि है तो ये वॉइड ही ना, तो कंफ्यूजन होती है। क्योंकि इलीगल आखिर में उसका इफेक्ट क्या है? इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब है तो वो वॉइड ही ना। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इलीगल लिखे कि वॉइड लिख कर आए। तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग, गैम्बलिंग, तो आप इलीगल ही चूज करना। फॉरबिड वर्ड दिया है तो आप इलीगल ही लिख के आना। मैम एक गलती हो गई, मुझे इलीगल लिखना था लेकिन मैंने ना वॉइड एग्रीमेंट लिख दिया या मैं वॉइड लिख के आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं। सो डोंट वरी, इसका इफेक्ट है कि वो वॉइड ही है। ओके, सो डोंट बी
कि नहीं मैम यही लिखना है, तो इट्स ओके अगर आपने वॉइड भी लिख दिया। लॉ खुद ही बोल रहा है दैट दीज एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। ऐसे ऐसे अंडरलाइन करते हैं, देखो इलीगल एग्रीमेंट यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, वॉइड एब इनिशियो। तो क्या है ना, हमारे माइंड में ये कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो मैंने 4 चीजें आपसे हाईलाइट करवाई, ये मेरे 4 कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले, इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। एग्रीमेंट है, हाँ चलो, क्या 4 चीजें हमने हाईलाइट की? कॉन्ट्ररी टू लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, अब देखो ना, यहां पर एग्जाम्पल है, एक्स ने वाई को 1 लाख रुपीस दिए टू किल जेड। ये पैसे देना फॉर किलिंग इज इलीगल एग्रीमेंट। अब मान लो एक्स पैसे, सॉरी वाई पैसे तो ले लेता है, ठीक है, वाई ने पैसे ले लिए, लेकिन उसने जेड को मारा ही नहीं। तो क्या एक्स केस कर सकता है? नहीं कर पाएगा ना, कि जज देखो ये पैसे लेके बैठा है, इसने मुझे मेरे इसने जेड को मारा नहीं, इसको बोलो जाओ मार के आए। ये तो इलीगल एग्रीमेंट है, पैसे तो तुम्हारे गए, कुछ नहीं कर सकते। यहां पर कोई रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट नहीं होता। ये मैं फिर से छोड़ रही हूं, मैंने प्रीवियसली भी सेक्शन 23 नहीं किया था, ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में ही लिखा हुआ है। तो ये हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, तब ये एग्जाम्पल के साथ करूंगी ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलो, एक ना डिफरेंस बिटवीन है, दिस ऑल्सो आई विल टीच बट इन सम टाइम, जस्ट वेट, मुझे ये प्रोविजंस करने दो पहले। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन void कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट। void कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये भी अनएनफोर्सिएबल है ना, लेकिन ये इलीगल होना ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। void एग्रीमेंट मे नॉट बी इलीगल। मैम इधर लिखा तो कॉन्ट्रैक्ट है, फिर आप यहां पर एग्रीमेंट लिख रहे हो, अब आखिर में दोनों है तो नॉट एनफोर्सिएबल ही ना, अल्टीमेटली तो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले वैलिड था बाद में वो वॉइड हो गया, वॉइड एब इनिशियो शुरू से ही वॉइड है तो वो नॉट एनफोर्सिएबल ही ना। तो लॉ यहां पर थोड़ा इंटरचेंजेबली कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को यूज कर रहा है। मैम अगर मुझे एग्जाम में वॉइड एग्रीमेंट का डिफरेंस बिटवीन आया तो क्या मुझे यहां पर सेम पॉइंट्स लिखने चाहिए? बिल्कुल लिखने चाहिए, ठीक है, आपको सेम पॉइंट्स ही लिखने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बोलो या आप एग्रीमेंट बोलो, बात एक ही है यहां पर। तो फिर मैम हम डिफरेंस बिटवीन क्यों पढ़ रहे हैं ये? क्योंकि देखो वॉइड एग्रीमेंट मतलब नॉट हैविंग एनी लीगल इफेक्ट, इलीगल का भी तो वही है, नॉट हैविंग एनी लीगल इफेक्ट, लेकिन लॉ बोलता है हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो इसीलिए दोनों में फर्क है। बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट मे नॉट बी इलीगल, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इलीगल इज ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, ये मे और मे नॉट बी इलीगल वो तो हमेशा से ही वॉइड एब इनिशियो है। एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, अब देखो एक्स ने वाई को अपनी कार सेल करने का प्रॉमिस किया, बोलता है मैं 6 लाख में बेचूंगा या 7 लाख में, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, प्राइस अनसर्टन है, प्राइस अनसर्टन है, देयरफॉर दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट बोलो, क्योंकि ये शुरू से ही वॉइड है ना, प्राइस ही एग्री नहीं किया आपने तो वॉइड एग्रीमेंट है, प्राइस इज नॉट डिटर्मिन्ड ना, तो शुरू से ही वॉइड है ये तो। बट इलीगल है क्या ये? इज इट इलीगल? नो, सिर्फ टर्म्स डिसाइडेड नहीं है ना, यहाँ पर कार का तो कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच लीगल है, इसमें इलीगल क्या है? कुछ भी नहीं है। तो
टर्म्स आर नॉट सर्टन, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, लेकिन इलीगल थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन इलीगल में क्या होता है, एक्स ने वाई को 1 लाख रुपीज दिए टू किल जेड, भाई ये तो एकदम ही इलीगल है, इट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इफेक्ट ऑन कोलैटरल ट्रांजैक्शंस। कोलैटरल का मीनिंग लिखो मेरे साथ। कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल। कोलैटरल का मतलब होता है इलीगल, ठीक है, सॉरी एडिशनल। कोलैटरल मीन्स additional. Now, what is the effect on collateral transactions? Let's say, for example, that X promises to marry Y. अब शादी है यार, खर्चा तो होगा ना, तो वो Z से लोन ले लेता है, ठीक है। X promises to marry Y, अभी शादी में तो पैसों की जरूरत लगती रहती है, तो वो Z से लोन ले लेता है, बट बिफोर मैरिज Y डाइज। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया, मैरिज तो हो नहीं सकती। तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं लोन भी रीपे ना करूं? कैन आई गो एंड टेल जेड, अरे देख जेड शादी तो हुई नहीं, अभी तो भूल जा, तेरा लोन था। ऐसे कैसे भूल जाए, हमने लोन दिया है वो तो वापस करना ही पड़ेगा ना। अगर आपका मेन एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका एडिशनल कोलैटरल वो भी वॉइड हो जाए। कोलैटरल मे नॉट बी वॉइड। मुझे ना लॉ इतना पसंद है ना, क्योंकि देखो ना वो कितने शाणे हैं, कितने मुंबई लैंग्वेज में बोलते हैं शाणा, कितने स्मार्ट है ना ये लोग। ऐसा नहीं लिखा है कि वो वैलिड है, लिखा है मे नॉट बी वॉइड, मतलब कभी कभी वॉइड हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, वैलिड भी रह सकता है। कितने स्मार्ट है। देखो लॉ मैथ्स के जैसा तो है नहीं कि हाँ अगर मेन एग्रीमेंट वॉइड है तो कोलैटरल हमेशा वैलिड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस बहुत मायने रखते हैं। तो वैलिड हो सकता है, वो वॉइड भी हो सकता है, उन्होंने ओपन रखा है। तो वर्ड्स क्या यूज किए हैं, अगर मेन वॉइड है सो कोलैटरल मे नॉट बी वॉइड, मतलब कभी वॉइड हो सकता है, कभी वैलिड भी रह सकता है। मेरे एग्जाम्पल में तो ये वैलिड है, क्योंकि अगर आपकी शादी नहीं भी हुई, लोन तो रीपे करना पड़ेगा ही ना। अब देख लेते हैं द इफेक्ट ऑफ कोलैटरल ऑन इलीगल एग्रीमेंट्स। ए और बी ने गैम्बलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया। इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है, ओके, गैम्बलिंग इज इलीगल। इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है। मैम गैम्बलिंग क्या होता है, आप कसीनो जाते हो ना, तो वहां पर वो कार्ड गेम्स खेलते हैं, रूले होता है, एक ऐसा व्हील होता है, उसमें बॉल डाल दो व्हाइट कलर का, वो जो नंबर पे अटक जाएगा, अगर आपने उस पे बेटिंग की है तो आपको वो विनिंग्स मिल जाएंगी। फिर वो स्लॉट मशीन्स वाली गेम होती है ना, दैट इज ऑल गैम्बलिंग। लेकिन वो तो होता है मैम, नहीं हर जगह नहीं होता, इंडिया में वो इलीगल है। आपकी अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ठीक है, गैम्बलिंग लीगल हो सकती है। मतलब जैसे गोवा है, इंडिया में गैम्बलिंग इज अलाउड। मैं लीगल वर्ड भी नहीं यूज कर रही, मैं सिर्फ अलाउड बोल रही हूँ। इंडिया में गैम्बलिंग इज अलाउड ओनली इन 3 places, दैट इज गोवा, दमन एंड सिक्किम। अब गोवा में क्यों, टूरिज्म, सिक्किम में भी और दमन में भी सेम रीजन है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए लीगल कर दिया। अब देखो ना, जब भी हम घूमने की बात करते तो हम कभी सोचते नहीं यार यार सिक्किम चलते हैं, मतलब हम तो वो नॉर्थ ईस्ट आजकल लोग जाने लग गए ना, लेकिन एक टाइम था जब नॉर्थ ईस्ट को हम इंडिया का पार्ट ही नहीं मानते थे। ये तो गलत है ना, दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो टूरिज्म को कैसे अट्रैक्ट करें, एक तो है हिली रीजन, लोग बोलते हैं इतना कौन ट्रैवल करेगा, लेकिन अगर आपने गैम्बलिंग लीगल कर दी तो लोग वहां पर जाते हैं। आपको पता है मेरे कुछ ऐसे पहचान वाले हैं जो गोवा सिर्फ गैम्बलिंग करने के लिए जाते हैं। तो
तो सिक्किम में भी लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि लीगल मतलब अलाउड है, तो वहां पे जाते हैं, तो उससे टूरिज्म बढ़ता है। टूरिज्म बढ़ने से क्या होगा? टूरिज्म बढ़ता है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि वहां पे होटल्स बनेंगे। अभी होटल बनेंगे तो लोग काम करने के लिए चाहिए, क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, कुक चाहिए, तो वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो रोड्स भी बनेंगे, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट होगी तो वो स्टेट का फायदा होगा। ये रीजन से गोवा, दमन, सिक्किम, यहां पर इन्होंने गैम्बलिंग को लीगल किया। तो फिर मैम बाकी लोगों को भी करना चाहिए ना। बाकी स्टेट्स भी बोल सकते नहीं, हमको भी डेवलपमेंट करनी है, हमारे यहाँ पे भी लीगल करो। वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। एंड स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि अगर गैम्बलिंग को आपने अलाउ कर दिया तो फिर क्या होगा? पीपल विल स्पेंड देयर एंटायर सैलरी इनकम ऑन गैम्बलिंग, क्योंकि इजी मनी है कि काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार जैकपॉट लग गया मतलब क्या है? आपको फिर एक आध करोड़ अगर मिल गए, 50 लाख मिल गए, तो फिर आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं है, लोग लेजी हो जाएंगे। एंड मेनी पीपल डोंट अप्रिशिएट दिस ना। जैसे फैमिलीज हैं, कौन अप्रिशिएट करेगा कि उनका फादर जाके गैम्बलिंग करके आता है? तो इसीलिए अलाउ नहीं करते। बहुत सारे सोशल रीजंस है कि हम क्यों अलाउ नहीं करते। तो इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है। यहां पर ये 3 प्लेसेस में आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर यहां पर भी आप पैसे जीत गए, लेकिन अगर आपको पैसे मिले नहीं, मतलब आप वो गेम जीत गए, पैसे मिले नहीं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर केस नहीं कर पाओगे। यस, यू विल नॉट बी एबल टू फाइल अ केस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बोलते हैं भाई हमारे लिए गैम्बलिंग इलीगल है। हम स्टेट वाइज नहीं देखते। स्टेट तुमको खेलने की परमिशन दे रहा है, उतना तुम कर सकते हो। लेकिन अगर जीत गए, पैसे नहीं मिले, तो वो केस करने मत आना, क्योंकि हमारे लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। तो अपने रिस्क पे खेलो। मैम फिर तो बहुत अच्छा है ना। ये कसिनो वाले कभी पेमेंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कोई एक्शन ले ही नहीं सकता ना, क्योंकि है तो इलीगल। तो फिर अगर अगर जीत गए और पैसे नहीं भी दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो केस होगा ही नहीं ना, तो कोई देगा ही नहीं। वो लोग ऐसा नहीं करेंगे ना, दे विल नॉट प्ले विद देयर रेप्यूटेशन ना। उनको पता है ये जो गैम्बलिंग करने वाले होते हैं ना, ये एक दूसरे को सब जानते हैं, तो वो बता देंगे अरे ये कसिनो में मत जाओ, ये कभी भी पैसे नहीं देता है, तो धंधा आना बंद हो जाएगा। और क्या होता है ना, एक बार कोई जीत जाता है ना, तो 10 लोगों को बोलते हैं, फिर वो सब अपना लक ट्राई करने के लिए आते हैं। अब जैसे रमी सर्कल के बीच में बहुत 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 एड्स चल रही थी, जहां पर एक कपल आता है और वो एक थोड़ी ओल्ड जैसी लेडी होती है, मैं 1 करोड़ रुपया जीत गई रमी सर्कल में। तो जब आप ऐसी विनिंग स्टोरीज देखते हो, तो आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है जीतने की ना। उनको पता है जितना लोग खेलने के लिए पैसा डालते हैं ना, उसका कुछ 1 आधा 2% ही उनको रिवॉर्ड में देना पड़ेगा। लेकिन द पीपल हु एक्चुअली विन इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू द पीपल हु प्ले। तो इतना थोड़ा सा उन्होंने प्राइज मनी अगर दे भी दिया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो प्राइज मनी तो मिल ही जाता है प्रैक्टिकली अगर देखें। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप केस करने नहीं जा सकते। मैम हाउ इज गैम्बलिंग डिफरेंट फ्रॉम वेजर? क्योंकि आपने वेजर वर्ड भी एक्सप्लेन किया था पहले। चलो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमको बाद में काम आने वाली हैं, तो इसको अभी से ही हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि गैम्बलिंग, ठीक है, इंडिया में गैम्बलिंग जो है वो इलीगल है, और उसके पीछे का लॉजिक एक ही है, दैट इट इज बेस्ड ऑन प्योर लक। इसमें कोई स्किल है ही नहीं, तुम तो पूरा का पूरा अपना लक इस्तेमाल कर रहे हो। तो वी कैनॉट लेट पीपल स्पेंड देयर एंटायर सैलरी इनकम ऑन ट्राइंग देयर लक। ये तो इकोनॉमी की बैंड बज जाएगी। तो वेजर क्या होता है? वेजर इज जस्ट वॉइड, ये इलीगल नहीं है। मैम ऐसे क्यों? बिकॉज वेजर इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। वेजर मतलब बेट ना, तो आप शर्त लगा रहे हो, मतलब आप किसी प्रिडिक्शन पे बेस कर रहे हो, कुछ लक नहीं ट्राई कर रहे। जैसे ना, मुझे क्रिकेट पे अगर बेटिंग करनी है जो लीगल नहीं है,
लेकिन अगर मुझे करनी है तो मैं पिच देखूंगी, मैं उनको एक आध ओवर खेलने दूंगी, उसके बाद मैं बैटिंग करूंगी ना, क्योंकि मुझे अभी पता है कि मैंने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख ली, पिच की कंडीशंस देख ली और एक आध ओवर देख लिया, अब मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि क्या होने वाला है। सो वेजर इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। अब मुझे बादल देख के लग रहा है आज शायद बारिश होने वाली है, आप बोलते हो नहीं नहीं मैम, कल से ऐसा ही था, कल भी यही था, एक बूंद नहीं गिरा। नहीं, आज लगता है होगी बारिश, वो देखो क्लाउड्स आ रहे हैं ना वहां पे। अरे मैम नहीं होगी बारिश, लगी शर्त। तो क्लाउड्स देखकर मैंने कुछ प्रिडिक्शन किया ना, आप मान नहीं रहे थे तो मैंने आपसे शर्त लगा ली, देखा अगर बारिश हुई ना तो मैं बेट जीत जाऊंगी, मुझे 500 रुपए देना। बोलते हैं नहीं नहीं मैम बारिश नहीं होने वाली, ठीक है फिर मैं तेरे को 500 रुपए दूंगी, नहीं होगी तो। सो दिस इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन, इसीलिए उसको हम इलीगल नहीं बोलेंगे, सिर्फ वॉइड बोलेंगे। या आप कहीं तो लिख लो। लिखो। नाउ अगर आपका मेन एग्रीमेंट इलीगल है तो लॉ बोलता है क्योंकि मेन इलीगल है तो इस इलीगैलिटी का दाग कोलैटरल पे भी लग जाता है। सो कोलैटरल इज ऑल्सो टेंटेड, टेंटेड मतलब दाग लग जाता है, क्योंकि मेन एग्रीमेंट इलीगल है इसीलिए उसका दाग कोलैटरल पे भी लग जाता है। सो द कोलैटरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो void। अब ए ने बी के साथ गैम्बलिंग करी थी, ये तो इलीगल है। ए लॉस्ट द गैम्बलिंग, ठीक है, वो जो गैम्बल किया था उसमें वो हार गया, तो अभी हार गया तो पैसे तो देने पड़ेंगे, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो सी से लोन ले लेता है। अब लॉ बोलता है कि ये एग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन हमारे दिमाग में आता है मैम, अगर उसको लोन का पर्पस ही नहीं पता था, मतलब ए ने बताया ही नहीं कि क्यों लोन ले रहा है या झूठ बोला, वो तो इनोसेंट है, तो भी आप बोलते हो वॉइड है मतलब अपना लोन रीपे नहीं कर पाएगा सी। नहीं, फिर यहां पर ना लॉ थोड़ा सा लिबरल हो जाता है। लॉ बोलता है कि देखो हम तो पहले से मान के चलेंगे कि ये वॉइड है, सी तू प्रूव कर कि तुझे लोन का पर्पस नहीं पता था, तू इनोसेंट था, तब हम इसको वैलिड कर लेंगे, लेकिन वो फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। सो द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड सी इज वॉइड if C knew about the purpose of the loan। और अगर वो प्रूव कर दे कि भाई मैं तो इनोसेंट हूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, इसने तो मेरे से झूठ बोल के पैसे लिए थे, तो फिर वो वैलिड होगा। मैम ऐसा हो सकता है क्या कि सी को पर्पस के बारे में पता था लेकिन वो ऐसा झूठ बोलता है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो ए ने बताया ही नहीं था कि क्यों वो लोन ले रहा है, आई एम नॉट अवेयर मैम। मैम ऐसे होगा तो हाँ, अब ये केस में फिर लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तू प्रूव कर कि क्या सी को वाकई में पता था कि नहीं पता था। अगर उसको नहीं पता है इसके बारे में, वो इनोसेंट है, तो लोन की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर उसको पता है तो प्रूव कर दे कि उसको पता था, तो फिर ए नीड नॉट रीपे द लोन। तो वो सब फिर डिस्कशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप झूठ बोल रहे हो तो हम फैक्ट से प्रूव करने जाएंगे कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। आप अपने एक्शन से दिखाओगे कि नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसको पता था, विटनेस लेकर आओगे। तो लॉ बोलता है कि भाई हम तो बोलेंगे कि तुझे पता था, कोई ऐसे बिना जाने थोड़ी ना लोन दे देता है, तू प्रूव कर दे तू इनोसेंट है, तेरे को नहीं पता था तो रिकवरी करवा देंगे तेरे को। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑल्सो। सो इट इज वॉइड इफ ही इज अवेयर ऑफ द पर्पस। मैम एग्जाम में हमको दिया जाएगा क्या कि ही वॉज अवेयर और नॉट? मोस्टली तो दिया जाएगा, नहीं है तो आप एक अजम्पशन कर लो कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि उसको पता था,
इसीलिए वॉइड है। अगर आप बोलो नहीं मैं अज्यूम कर रही हूँ उसको नहीं पता था इसीलिए वैलिड है, आपकी अजम्पशन मानेंगे वो। अच्छा, तो ये जो सेंटेंस मैंने यहां पर छोड़ा था ना, द अग्रीमेंट इज इलीगल, then the other agreements which are incidental or collateral are also tainted with illegality, मतलब उन पे भी illegality का दाग लग जाता है, and hence it becomes void। तो इसी से रिलेटेड एक टेबल लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे, टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। आप ना यहाँ पर ऐसे एक टेबल बनाओ और इधर लिखो मेन एग्रीमेंट और यहां पर लिखो कोलैटरल एग्रीमेंट। अगर आपकी मेन एग्रीमेंट वॉइड है तो कोलैटरल नीड नॉट बी वॉइड, वो वैलिड भी हो सकता है वॉइड भी हो सकता है। ओके, सो इट मे नॉट बी वॉइड। लेकिन अगर आपका मेन एग्रीमेंट इलीगल है तो कोलैटरल पे भी उसका दाग लग जाता है, कोलैटरल बिकम्स वॉइड। और यहां पर हम रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज इट इज tainted with illegality। तो कोलैटरल पर भी इलीगैलिटी का दाग लग जाता है, कोलैटरल भी वॉइड हो जाएगा। हाँ पार्टी तू प्रूव कर, तेरे को नहीं पता था लोन के बारे में तो फिर तेरे को वैलिड कर देंगे, बट तू प्रूव कर, हम शुरू तो वॉइड से ही करेंगे। तू प्रूव कर यू आर नॉट अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन, ये लिखो। तो ये जो बुलेट पॉइंट है उसका ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। Collateral is void provided the third party has knowledge of the illegality। तो if the third party लिखो अभी, third party is aware of the purpose of the loan, तो फिर क्या होगा, एग्रीमेंट void हो जाएगा। But if the third party is not aware of the purpose of the loan, you are not aware, तो ये वैलिड हो जाएगा। ओके, लिखा ना ये, आगे बढ़ते हैं। वॉइड में कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं होती है जेल में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर पनिशमेंट है अंडर द क्रिमिनल लॉ, क्योंकि इलीगल है ना, पनिशमेंट भी होगी। वॉइड जो है वो ऐसा जरूरी नहीं शुरू से ही वॉइड होगा, इट में सब्सिक्वेंटली बिकम वॉइड। सब्सिक्वेंटली मतलब लेटर ऑन। तो जब एंटर किया था तब तो वैलिड था,
बाद में वॉइड हो गया। लेकिन हमारी जो इलीगल एग्रीमेंट्स हैं दे आर वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही वॉइड है। कैन आई से ये लोग वॉइड एब इनिशियो हैं? आप लिख सकते हो वॉइड एब इनिशियो। अगर वॉइड है तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का सवाल आता है। यस, बेनिफिट मस्ट बी रिस्टोर्ड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे यहां पर कौन सा सेक्शन नंबर लिखना चाहिए? इलीगल में तो सवाल ही नहीं उठता कि मैंने इसको किलिंग के पैसे दिए थे, ये मार के नहीं आया, इसको बोलो मार के आए या मेरे पैसे वापस करे। इसमें तो सवाल ही नहीं उठता। वॉइड में मिल सकता है, मेरे को सेक्शन नंबर चाहिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सेक्शन 65, सेक्शन 65, वेरी गुड। तो वॉइड क्या होता है? Void may not be illegal, but illegal is always void. It is void ab initio. Effect on collateral. Collateral do not become void, लेकिन यहां पर तो collateral void ही रहता है unless third party prove कर दे कि मैं innocent हूं. There is no question of punishment over here. Here there is punishment. Yes. Void ab initio में later on void हो सकता है, लेकिन illegal तो शुरू से ही void है. सो हियर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में लेटर ऑन बिकम वॉइड, ये तो शुरू से ही वॉइड है। यहां पर रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होता है क्योंकि वॉइड है ना। इलीगल में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, यू कैन नॉट रिकवर इट। डिफरेंस बिटवीन वैसे बहुत कम आया है ये कॉन्सेप्ट पे, वॉइड और इलीगल आ सकता है, और वो जो कोलैटरल वाला पॉइंट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो मेरी एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के साथ, इमोशंस के साथ, एक्शंस के साथ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? यहां पर इट मीन्स एक्सप्रेस इज वन विच इज मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, मतलब वर्ड्स यूज होने चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब मेरा एक्शन देखो, वर्ड्स, मुंह पे इसीलिए हाथ रखा है मैंने, वर्ड्स। सो एक्सप्रेस इज वन विच इज मेड इन वर्ड्स, ओरल और रिटन। स्पोकन का मतलब ओरल और रिटन। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेर बोथ वर्ड को हाईलाइट करो, ये हमारे लिए जरूरी है। वेर बोथ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड इन वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन। तो दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस वर्ड्स से ही हो रहा है। ठीक है, तो मेरे की पॉइंट्स क्या है यहां पर? एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट मेड इन वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन। स्पोकन मतलब या तो ओरली आप किसी को फेस टू फेस, ठीक है, ये फेस टू फेस है। ओरली आप किसी को ऑफर दे दो और वो भी तुरंत आपको हाँ या ना बता देता है, तो पार्टीज वर्ड्स यूज कर रही है, फेस टू फेस बैठी है, या पार्टी कॉल करके बता रही है तो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, ये तो ओरल हो गया। राइटिंग में मैंने आपको एक लेटर लिखा, ईमेल लिख दिया, तो दैट इज इन राइटिंग। यहां पर देखो, एक्स वाई को पूछता है कॉल करके, विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख? वाई बोलते हैं यस आई विल बाय। वर्ड्स यूज किए हैं ना, वर्ड्स यूज किए हैं, इट इज एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक्सप्रेस मतलब क्या? इट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ओरल दैट इज स्पोकन और रिटन, बोथ।
offer as well as acceptance, both are made in words either spoken or written. लेकिन मैंने वर्ड्स यूज ही नहीं किए मैम, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, आई हैव कम्युनिकेटेड थ्रू माय एक्शन, या फिर फैक्ट्स ऑफ द केस या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो ऑफर बन गया. When words are not used, then it is known as an implied contract. Implied मतलब it is understood, no? Implied का meaning it's understood. So implied contract section 9 very very important for a small case based question. दो तीन मार्क का आएगा इस पे, ठीक है. Implied पे छोटा सा केस बेस्ड आता है. Implied means highlight करो, it is a contract which is made otherwise than in words spoken or written. मैंने देखो कैसे हाईलाइट किया, मैंने की वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, मैंने पूरा पूरा सेंटेंस नहीं किया है हाईलाइट, आप भी ऐसे ही करोगे. It is made other than words spoken or written. Can I say words are not used? It is inferred. Inferred means understood from the conduct of the parties or circumstances of the case. Words are not used. It's understood from the circumstances, facts of the case, conduct of the person. Words मिलेंगे ही नहीं आपको, action मिलेगा. Conduct का meaning होता है action. Okay? तो implied क्या है? Implied is one which is made otherwise than in words spoken or written. Words नहीं मिलेंगे आपको. तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा मैम, ऑफर कैसे समझेगा? It is inferred, it is understood from the conduct of the parties, conduct मतलब action, or circumstances of the case. अच्छा चलो एक बार लर्न करते हैं. What is the meaning of express contract? Express मतलब it is expressed in words spoken or written. वापस बोलो, it is expressed in words spoken or written. Both offer and acceptance are made in words spoken or written. मेरे साथ repeat करो. Both offer and acceptance are made in words spoken or written. फिर से दोनों points बोलेंगे. Express contract बोलो, मेरे साथ बोलो. It is made by words either spoken or written. Both offer and acceptance are made in words spoken or written. वापस बोलो. Express means it is expressed in words spoken or written. Both offer and acceptance are made in words spoken or written. Implied मतलब क्या? Implied means it is made otherwise than in words spoken or written. It is made otherwise than in words spoken or written. It is inferred means it is understood from the conduct of the parties, conduct matlab action, or circumstances of the case. जब circumstances से contract बनता है ना, तो उसे हम बोलते हैं implied by fact. जहां पर हमारे एक्शन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसे बोलते हैं इम्प्लाइड बाय फैक्ट. तो इम्प्लाइड एक्चुअली दो तरीके के हैं, ठीक है. इम्प्लाइड ना दो तरीके का है. अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इम्प्लाइड बाय फैक्ट और इम्प्लाइड बाय लॉ. फैक्ट में आपके आ जाएंगे कंडक्ट यानी एक्शन, facts and circumstances of the case. ठीक है. तो यहां पर हमारे एक्शन, हमारे कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं.
ये लिख लिया ना आपने, देखो लिख लो। अ बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट। फिक्स्ड रूट बहुत जरूरी है। अ बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, नीचे ही एग्जांपल दिया, उसमें फिक्स्ड रूट को हाईलाइट करके स्टार मार्क कर दो। क्यों, ये आपको धीरे धीरे समझेगा। अ बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, तो ये ऑफर है कि भाई मैं तो स्टेशन जा रही हूं, तुमको आना है पैसेंजर, बैठ जाओ। तो ये जो बस है ना, विच इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, दिस इज ऑफर। मैं तो स्टेशन जा रही हूं, तुमको आना है तो बैठ जाओ। ए और बी उसमें बैठ जाते हैं। इनके एक्शन से ही पता चल गया कि हम बैठ गए हैं, हम तुम्हारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो हम पे करेंगे। दिस इज एक्सेप्टेंस। क्या वर्ड यूज हुए यहां पर? नहीं, बस आ रही थी, उस पे लिखा था स्टेशन जाने वाली है। इट्स एन ऑफर, वर्ड्स आर नॉट यूज। कैन आई से दिस इज इम्प्लाइड ऑफर? आगे जाके हम ये पढ़ेंगे, अभी से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपको। तो ये क्या है? दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर। अच्छा, ए और बी ने भी किसी से बात नहीं की, वो चुपचाप जाके बैठ गए, बात ही नहीं हुई, लेकिन उनके एक्शन से पता चल गया कि हम तुम्हारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, हम पे करेंगे। दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या बन जाता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर words are not used, it is understood from their action, conduct. It's an implied contract, implied by facts. आपके पास तो फोटो नहीं होगी, तो आप यहां पर लिख सकते हो, a bus is running on a fixed route। ये जो a bus is running on a fixed route, this is implied offer, कि भाई मैं तो स्टेशन जा रही हूं, तुमको जाना है तो बैठ जाओ। ए और बी उसमें बैठ जाते हैं। ए एंड बी board the bus, this is implied acceptance, और इनके बीच में बन जाता है एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे भाई, ये तो अंडरस्टूड है। इम्प्लाइड मतलब इट इज अंडरस्टूड, पैसे तो देने पड़ेंगे। अब इसी तरीके से जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया, तो अगर आपका ऑटो है, जैसे ना मुंबई में शेयर एंड ऑटो उसका कॉन्सेप्ट है। मतलब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो पूरा ऑटो क्यों आप पैसे भरो ना, आप उसके साथ शेयर कर लो। तो दो लोगों के साथ हम शेयर कर लेते हैं, फिर तीनों आपस में बांट लेते हैं। वो फिक्स्ड रेट होता है एक्चुअली उनका, 10 रुपीज, 12 रुपीज, 20 रुपीज पर सीट, आपको उतना देना है। तो अगर ये शेयर ऑटो की हम बात करें, इनका रूट फिक्स्ड होता है, वहीं पे वो ऑपरेट करते हैं। लोग लेके जाएंगे, लेके आएंगे, लेके जाएंगे, वही एक रोड पे, वही एक रूट है उनका। तो ऑटो, बस, टैक्सी, जैसे शेयर टैक्सी भी होती है, उनका फिक्स्ड रूट रहता है। जैसे अगर आप मुंबई आ गए, तो मुंबई जो सीएसटी स्टेशन है, वहां से नरीमन पॉइंट फिक्स्ड है, वो वही रास्ते से है, तो वो शेयर और कैब हो जाता है। ठीक है, तो ऑटो अगर हम शेयर कर रहे हैं, मैं वो नहीं लिखती, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बट शेयरिंग होती है और उनका रूट भी फिक्स्ड होता है। सो ऑटो, बस, टैक्सी, ट्रेन, अगर ये सब फिक्स्ड रूट पे चल रही है ना, तो अगर वो रूट फिक्स्ड है ना, देन इट इज इम्प्लाइड ऑफर। मैम अगर रूट फिक्स्ड नहीं है तो रुको, आगे पढ़ेंगे ना उसके बारे में। तो कोई भी आपको एग्जाम्पल आ जाए, आपका जो आंसर है वो यही रहेगा, इम्प्लाइड ऑफर है वो।
तो ये लोग इम्प्लाइड ऑफर दे रहे हैं, कस्टमर, ठीक है, कस्टमर जो है वो एक्सेप्टेंस करता है। कस्टमर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्लीज हाईलाइट दिस एज इंपॉर्टेंट फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। 2 या 3 मार्क का ही आएगा। अब मान लेते हैं कि छुट्टियां थी, तो आप हॉलीडे के लिए अपनी नानी के यहाँ गए थे, ठीक है, हॉलीडेज थे तो आप अपनी नानी के घर गए थे। अब हॉलीडेज खत्म हो गए हैं तो आप वापस आ गए हो, आप अपनी फैमिली के साथ गए थे नानी के घर ट्रेन से। वापस आने पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी, आपके डैड ने, आपने सामान उतारा, प्लेटफॉर्म पे आप लोग खड़े हो, एक कूली आया और वो सामान अपने सिर पे लादने लगा, ठीक है, वो रखने लगा। आपके डैड ने भी कुछ नहीं बोला, कूली अपना काम कर रहा था, उसने लगाए और वो एग्जिट की तरफ जाने लगा। आप और आपकी फैमिली उसके पीछे पीछे जाने लगे। फिर एग्जिट पे उसने आपका सामान उतार दिया और बोलते सर पैसे। क्या आपके डैड बोल सकते हैं भाई के पैसे, मैंने थोड़ी ना बुलाया था तेरे को? लॉ बोलता है ये चीज आपको तभी बोलनी चाहिए थी जब वो आपका सामान उठा के जा रहा था, आपने उसको अलाउ किया, आपके कंडक्ट से ही आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। जब कूली ने आपका सामान उठाया, ठीक है, जब कूली ने आपका सामान उठाया, दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर कि मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, फ्री में नहीं दे रहा हूं, ये मेरा काम है। इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर। आपने उसे अलाउ किया और उसके पीछे पीछे चलने लगे, दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अगर आपको उसकी सर्विसेज नहीं चाहिए थी ना तो आपको पहले ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन आप भी उसके पीछे पीछे चल गए, आपके डैडी भी चल गए, पैसे तो देने पड़ेंगे भाई, ये तो अंडरस्टूड है कि आप हमारी सर्विसेज यूज कर रहे हो, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो ये बन जाता है एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड्स तो किसी ने यूज ही नहीं किए, एक्शन से ही पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर सपोज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो आप इसके आंसर में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करोगे सेक्शन 9 लिख के, ठीक है, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सेक्शन नंबर लिखोगे तो आपको लिखना ही है, वरना मार्क्स जाएंगे। सेक्शन 9। तो अगर यही कूली वाला एग्जाम्पल सेम टू सेम वो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं कि बोलो पैसे देने हैं कि नहीं, तो सबसे पहले आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करोगे। व्हाट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? ये देखो लिखा है ना, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड स्पोकन और रिटन। It is inferred, it is understood from the conduct of the parties or circumstances of the case. These contracts are implied by fact. आप पहले ये पूरी की पूरी थ्योरी लिखोगे, ठीक है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 9 को आप एक्सप्लेन करोगे। फिर दूसरा आप क्या लिखोगे कि थोड़े से फैक्ट्स लिखोगे कि कूली पिक्ड अप द बैग्स एंड वॉक टुवर्ड्स द एग्जिट। लेकिन आपको आंसर में क्या लिखना है और क्या लिखना है, पहले तो आपने डेफिनेशन लिखी। मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक इज डायरेक्टली बोल देते हैं हाँ ही इज ऑब्लिगेटेड टू पे। आपको सीधा आंसर नहीं लिखना है, यू हैव टू अराइव एट इट। आपको दिखाना है कि इम्प्लाइड ऑफर क्या था, एक्सेप्टेंस कब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कब बना, अब वो लायबल है कि नहीं, पूरा एक्सप्लेन करना है।
तो आप लिखोगे कि कूली जो है ना, when he picked up the luggage, तो उसने अपना इम्प्लाइड ऑफर दे दिया था। मैं तुमको मेरी सर्विसेज दे रहा हूं, मुझे पैसे देना। कस्टमर ने अलाउ किया, तो बन गया एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। दिस मेक्स an implied contract. Therefore, customer is liable to pay for the coolie's services. जबकि उसने उसको बुलाया नहीं था, लेकिन सर्विस तो यूज की ना। तो आपको ना ब्रेक करके बताना है कि कूली ने ऑफर दिया, कस्टमर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये लिखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा बाद में, जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से आपको लिखवाऊंगी। लिखा? तो कूली ना यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो ऐसे ही कोई रैंडम आदमी नहीं था। स्टेशन पे कूली अपनी यूनिफॉर्म में था, तो वो इटसेल्फ दिखाता है दैट मैं एक ऑथराइज्ड पर्सन हूँ ये सर्विस देने के लिए, और मैं फिक्स्ड उनके रेट्स होते हैं, आपको देना पड़ेगा। मतलब ये अंडरस्टूड है कि आप अगर उसकी सर्विसेज यूज करो तो देना। तो यस, वो यूनिफॉर्म में है, इट इज अंडरस्टूड कि वो कोई रैंडम पर्सन नहीं है जो आपकी हेल्प कर रहा है, उसका काम है। अगर आप उसकी सर्विसेज यूज कर रहे हो तो पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट यूनिफॉर्म शोज कि दैट इट इज हिज वर्क, और वो आपसे पैसे मांगने का हक रखता है। तो यस, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये हो गए फैक्ट। अब फैक्ट की ना एक और क्लासिफिकेशन है, टैसिट। आप अगर बेयर एक्ट देखोगे ना तो आपको टैसिट करके कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा, बस ये हमने ही क्लासिफिकेशन बनाई हुई है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 9 दो हो सकते हैं ना, implied by facts and implied by law। फैक्ट के अंदर आता है tacit। तो ये tacit कोई ऐसा सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट implied by फैक्ट। टैसिट वर्ड का मीनिंग होता है साइलेंस, ठीक है। टैसिट मीन्स साइलेंस, कुछ भी ना बोलना, साइलेंस। मेरे साइलेंस, मैंने वर्ड्स नहीं यूज किए, कॉन्ट्रैक्ट मेरे साइलेंस से ही बना है। मैम, ऐसे कैसे बन सकता है? तो वो तो इम्प्लाइड बाय फैक्ट हुआ ना। बिल्कुल, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली में। लेकिन अगर आपके एग्जाम में दो एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, एक ऑब्टेनिंग कैश फ्रॉम एटीएम एंड सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल, तो कैन आई से टैसिट में एटीएम एंड सेल बाय फॉल ऑफ हैमर
अगर एग्जाम्पल ये 2 पे आया तो टैसिट लिखने का, अदरवाइज इम्प्लाइड बाय फैक्ट्स ही लिखना है आपको, ठीक है। तो सिर्फ इन 2 एग्जाम्पल्स में आपका क्लासिफिकेशन होगा टैसिट, विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम एंड सेल बाय फॉल ऑफ हैमर। अच्छा, आपने एटीएम में कभी कैश विड्रॉ किया है? आजकल कोई जाता नहीं है, वैसे मैंने भी गए हुए बहुत साल हो गए। एटीएम में जाके हम मशीन से बात थोड़ी ना करने लग जाते हैं, ये बता तेरे पास कौन से नोट है यार, 100 के देगा, 200 के देगा कि 500 के देगा? हम बात तो नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, कार्ड इंसर्ट करेंगे, डेबिट कार्ड पंच करेंगे, हमारे अकाउंट में पैसे होंगे तो आ जाएंगे, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है मेरा ऑफर। तो मैंने कार्ड डाला, पंच किया मेरा पिन, मतलब वो ऑफर है कि मुझे पैसे चाहिए, उसने दे दिए, एक्सेप्टेंस हो गई। तो एटीएम में जब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, वर्ड्स तो यूज ही नहीं हो रहे, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना यार, मेरा ही अकाउंट है, मुझे पैसे चाहिए, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द बैंक। तो वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द एक्शन, या साइलेंस भी बोल सकते हो। सेल बाय फॉल ऑफ हैमर, कभी आपने आईपीएल ऑक्शन देखी है? आईपीएल ऑक्शन टीवी पे, तो ऐसा मूवीज जैसा नहीं होता जहां पे लोग चिल्ला रहे हैं 20 करोड़ 15 करोड़, ऐसा नहीं होता, चुपचाप बैठे रहते हैं। दे विल जस्ट रेज द कार्ड कि मुझे बिड करना है, जिसका हाईएस्ट रहेगा, ऑक्शनियर क्या करता है, हैमर स्ट्राइक करके बोलता है सोल्ड। तो स्ट्राइकिंग ऑफ हैमर वो एक्शन ही बताता है कि भाई तेरा बिड, तेरा ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्शन शोज एक्सेप्टेंस। वर्ड्स तो यूज ही नहीं है, हाँ वो बोलने के लिए बोलता है, सोल्ड नहीं भी बोलेगा ना, तो भी हैमर स्ट्राइक करना मतलब सेल हो गई। तो सिर्फ एक्स्ट्रा एक यहां पर लिख लो ना मेरे लिए, ये लिखो, मेरे साथ लिखो। ऑक्शन सेल में बिडर जो रहता है ना, वो ऑफर देता है कि मुझे ये प्राइस में खरीदना है। ऑक्शनियर, ऑक्शनियर मैम कौन है? जो ऑक्शन करवा रहा है। ऑक्शनियर एक्सेप्टेंस दिखाता है बाय फॉल ऑफ हैमर। फॉल ऑफ हैमर, तो ऑक्शन में बिडर ऑफर देता है कि मुझे ये प्राइस पे खरीदना है, जिसकी हाईएस्ट बिड होगी हम हैमर स्ट्राइक करके उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। सो टैसिट मीन्स इट हैज टू बी, हाईलाइट करो, इन्फर्ड, अंडरस्टूड। इन्फर्ड का मीनिंग होता है अंडरस्टूड। फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स, जरूरत ही नहीं है, वर्ड्स की जरूरत ही नहीं, हमारे एक्शन से ही पता चल जाता है। कंडक्ट मतलब एक्शन। तो ये हो गया इम्प्लाइड बाय फैक्ट। अब इम्प्लाइड बाय लॉ भी कर लेते हैं। इम्प्लाइड बाय लॉ को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोला जाता है, ठीक है। इम्प्लाइड बाय लॉ को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोला जाता है, वो सेम ही है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट is nothing but contract which is implied by law, aka also known as quasi contract। क्वासी मतलब क्या? क्वासी मीन्स वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, एक आधा एलिमेंट इसमें मिसिंग रहता है, फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि हम लॉ में बहुत फेयर होने की कोशिश करते हैं, एक का फायदा एक का नुकसान हो ऐसे नहीं चाहते। तो क्वासी मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? देखो,
X by mistake left goods at the house of B. ओके, गलती से वो गुड्स बी के घर पे छोड़ गया इंस्टेड ऑफ सी, थोड़ा आगे निकल गया वो, उसको घर सी के यहाँ पे डिलीवरी करनी थी, गलती से वो बी के यहाँ पे कर गया। अब सोच के बताओ कि अगर बी के पास गलती से गुड्स आ गए हैं तो उसको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था उसे? बी को गलती से डिलीवरी आ गई है तो क्या करना चाहिए था? उसको गुड्स रिटर्न करने चाहिए थे। यस, यस, सी को दे, मतलब रिटर्न कर देने चाहिए थे ना एक्स को। उसको नहीं पता था कि सी कौन है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव रिटर्न। लेकिन बी क्या करता है पता है? रिजेक्ट करने के बदले यूज कर लेता है। भाई अब तुमने यूज किया तो पे तो करना पड़ेगा ना। अब यहां पर तो कोई ऑफर एक्सेप्टेंस था नहीं, एक्स और बी के बीच में कोई ऑफर एक्सेप्टेंस था नहीं, ये तो गलती से हम गुड्स छोड़ गए थे। अभी क्योंकि तुमने यूज कर लिए हैं तो पे करो। ऑफर एक्सेप्टेंस तो था नहीं, फिर भी पेमेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दिस इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज ने नहीं कुछ किया है, ये तो लॉ बोलता है "ए भाई तूने किसी के गुड्स यूज किए हैं तो पे कर उसके लिए"। ये तो लॉ ने बोला है, इट इज अंडरस्टूड दैट तुम्हारे बीच में अभी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तुमने गुड्स यूज किए ना, पे तो करना पड़ेगा। सो इन दिस केस देयर इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड बी। अभी अगर यूज किए तो पेमेंट करनी पड़ेगी। मेरे एग्जाम्पल में शायद मैंने ए लिया है, तो मैं आपको यहां पर भी ए ही लिखवा देती हूँ, ताकि आपको नीचे अगर कुछ लिखना है तो आप ए लिख देना। तो ए और बी के बीच में क्वासी हो गया। क्वासी मीन्स इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ। पार्टीज को तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था, लॉ बोलता है अभी तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये प्लीज हाईलाइट करो, इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द पार्टीज नेवर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लॉ बोलता है यूज किया है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लॉ ने बनाया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, हाईलाइट करो, आर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों रियल क्यों नहीं है? बिकॉज वन और द अदर असेंशियल एलिमेंट इज मिसिंग। यहां पे देखो ना, ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं था, इट्स जस्ट एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने बोला है कि अभी वी कैन नॉट अलाउ बी टू एंजॉय एट द एक्सपेंस ऑफ ए। हाँ तू यूज कर ले, पेमेंट की भी जरूरत नहीं है, वो तो गलती से दे गया, ऐसे नहीं, पे करो। इट्स एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ बोलते हैं नहीं पेमेंट तो करनी पड़ेगी, इसीलिए इसको इम्प्लाइड बाय लॉ भी कहा जाता है। दिस इज इम्प्लाइड बाय लॉ। इट्स इम्प्लाइड बाय लॉ। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको जो ये नोट लिखवाया था ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अरे आजकल तो यही सब चल रहा है। मैं आपको मेरा ही खुद का एग्जांपल दे देती हूँ। अब मेरे साथ क्या होता है, मेरे ना वेबसाइट पे बुक्स का काउंट मैंने डाला हुआ है कि इतने बुक्स मेरे पास पड़े हैं। जैसे ही 5 बुक पे वो काउंट आ जाता है ना, 5 ही रिमेनिंग है, इमीडिएटली प्रिंटर को एक मैसेज चला जाता है, ये बुक 5 क्वांटिटी रह गई है, प्रिंट कर दे।
मैंने उसको बोला भी है कि मुझे कितनी करके दे प्रिंट, वो प्रिंट करता है, बुक्स भिजवा देता है, इनवॉइस ईमेल कर देता है। एक भी पेपर कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है इधर। मेरे यहां से डायरेक्टली उसको एक इंटीमेशन गई कि सुन, इतनी बुक्स प्रिंट कर दे, ये खत्म हो रही है। वो भी प्रिंट करके दे देता है, इनवॉइस ईमेल कर देता है, एक पेपर यूज नहीं हुआ है, पूरा इलेक्ट्रॉनिकली है। अच्छा, आप जब अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हो, अपडेट करते हो, तो वहां पर एक छोटा सा आता है ना, ऐसा बॉक्स पे लिखते हैं आई एग्री, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हम क्या करते हैं, अरे टिक, कौन पढ़ता है टर्म्स एंड कंडीशंस? पढ़ो। आई नो कुछ समझ में नहीं आता, इट्स आइदर टेक इट और लीव इट वाला ही सिचुएशन है। हम उसको बोल नहीं, मेरे को ये नहीं पसंद, वो थोड़ी ना चेंज करने वाले हैं। इट्स टेक इट और लीव इट, आई एग्री, बट आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। आपको नहीं ठीक लग रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट मत करो, फिर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से कोई भी ₹1 का पेपर इन्वॉल्व नहीं हुआ वहां पर, और ऑर्डर प्लेस हो गया। यहां पर आई एग्री आपने क्लिक किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दैट यू एग्री, चलो ये सॉफ्टवेयर अब अपडेट कर देंगे। Amazon, इन सब पे जो आप ऑर्डर्स प्लेस करते हो, तो आपको कैसे आता है वो इंटीमेशन? ईमेल से ही कंफर्मेशन आता है ना ऑर्डर का। और वो इनवॉइस तो वो भेजता है नाम के लिए कि भाई ये आपका इनवॉइस है, आप रख लो। लेकिन एक भी फिजिकल पेपर का कम्युनिकेशन नहीं है, सब ईमेल पे आता है। कंपनी जो है, एनुअल रिपोर्ट भेजना, नोटिसेस भेजना, इंटीमेशंस भेजना मेंबर को, सब ईमेल से ही करते हैं। कोई कुछ फिजिकल कॉपी नहीं भेज रहा आजकल, ये सब भी तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। When a contract is entered into by two or more parties using electronic means, जैसे ईमेल, मैंने आपको ऑफर दिया, डू यू वांट टू एनरोल फॉर माय कोर्स, आपने बोला यस मैम, लिंक पे क्लिक किया, पेमेंट करी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ईमेल पे ही हुआ ये सब। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इस पे ना शॉर्ट नोट आ सकता है, तो लिख दो वहां पर शॉर्ट नोट, 3 to 4 मार्क्स का। In electronic commerce, different persons or parties create networks which are linked through electronic data interchange. This helps in doing business using electronic mode. It is an interchange of information using a standardized format, a process which allows one company to send information to the other. They are also known as cyber contracts या फिर माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये देखो ना, ये क्लिक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। अकाउंट क्रिएट हो गया आपका, कोई भी वेबसाइट पे गए तो आई एग्री पे चेक किया आपने, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना वो। मेरा वाला जो एग्जांपल था ना कि ईच ट्रांजैक्शन इन अ ट्रेडिंग साइकिल, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट्स सब उसके इलेक्ट्रॉनिकली चले गए उसके पास में, बुक वगैरह ये प्रिंट करनी है, ये कवर पेज है। जैसे यहाँ पर भी ना, वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द ओवरसीज बायर, हमने एक्सपोर्ट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स किए, शिप कर दिया, कोई खास पेपर वर्क था ही नहीं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हुआ। तो की पॉइंट्स क्या है यहाँ पर? इट इज एंटर्ड बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक ईमेल। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मोड से होते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस। दीज आर ऑल्सो नोन एज साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। वर्चुअली नो पेपर वर्क के साथ है। ये नया है, ये अभी ऐड किया, ये पुराने वाले एक्ट में नहीं था, वो टाइम पे कहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती थी। नेक्स्ट वी हैव एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अरे सब कुछ खत्म, एग्जीक्यूशन हो गया, सब खत्म। एग्जीक्यूटेड
वर्ड में ही उसका मीनिंग है। एग्जीक्यूटेड, हाईलाइट करो कीवर्ड्स। इट हैज बीन कंप्लीटली परफॉर्म्ड। दोनों पार्टीज ने अपने प्रोमिसेस पूरे कर दिए हैं, अभी किसी का कोई काम बाकी नहीं है। अंडरलाइन करो। When both the parties have fulfilled their obligations, it is executed। जैसे आपका कैश सेल है ना, गुड्स दे पैसे ले, दोनों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे ही बुक दे दी, पेमेंट ले ली, एग्जीक्यूटेड हो गया। नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय द पार्टीज। जैसे देखो ना, एक्स ने नोटबुक्स दे दी, वाई ने पैसे दे दिए, कुछ करने को बाकी नहीं रहा। दिस इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस। मैम, कॉन्ट्रैक्ट पहले कुछ भी हो, एक बार दोनों ने अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर लिए तो क्या वो एग्जीक्यूटेड बोल सकते हैं? बोल सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये क्लासिफिकेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे देखनी चाहिए, ठीक है? लेकिन हाँ, बाद में भी आप बोल सकते हो कि एक बार तो परफॉर्मेंस हो गई तो फिर वो एग्जीक्यूटेड हो जाता है। यस, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीटली परफॉर्म्ड, बोथ द पार्टीज, बोथ वर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर ली, इसीलिए तो इसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं ना। कुछ करने को बाकी नहीं रहा, नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय आइदर पार्टीज। दोनों ने अपना काम कर दिया है, इसने बुक्स दे दिए, इसने पैसे भी दे दिए, एग्जीक्यूटेड। फिर एग्जीक्यूटरी क्या होता है? कुछ करना बाकी है, एक पार्टी या दोनों का, एक पार्टी का ही काम बाकी है या दोनों का बाकी है, बट कुछ करना बाकी है। ये लीगली बाइंडिंग है इन विच आइदर वन और बोथ द पार्टीज हैव टू स्टिल परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। अगर एक ही पार्टी को ऑब्लिगेशन पूरी करनी है तो उसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और अगर दोनों की ऑब्लिगेशन बाकी है बोलो तो उसे बायलैटरल बोलेंगे। लॉ क्या बोलता है? एग्जीक्यूटरी मतलब दोनों में से किसी की ऑब्लिगेशन या फिर दोनों की ऑब्लिगेशन बाकी है। एग्जीक्यूटरी वन और बोथ पार्टीज have to still perform their obligations। एग्जीक्यूटरी यूनिलैटरल हो सकता है, ये इसी का क्लासिफिकेशन है, या फिर बायलैटरल भी हो सकता है। It is an agreement where the obligations are pending। Promises तो बन चुके हैं, ठीक है? Promises have been made, but the action like delivering the goods, making payment, they are yet to be fulfilled either by one or both। तो दोनों में से या तो एक ही का काम बाकी है या दोनों का ही बाकी है, मतलब कुछ तो बाकी है ना। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, अभी भी चल रहा है। यूनिलैटरल मतलब क्या? यूनी का क्या मतलब होता है? यूनी मतलब वन। इट इज, हाईलाइट करो मेरे साथ, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच आफ्टर फॉर्मेशन, मतलब बनने के बाद, ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। क्यों मैम? दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम या उसके पहले ही अपना काम कर चुकी है। अदर पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन आइदर एट द टाइम और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैम मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ना एक ही पार्टी का काम बाकी है, दूसरी पार्टी अपना काम पहले ही कर चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम या उसके पहले।
तो मैम ये एग्जीक्यूटरी कैसे हुआ? क्योंकि एक का काम बाकी है ना, इसीलिए एग्जीक्यूटरी। एक एग्जांपल देती हूँ, देखो, एक पास्ता ईटिंग कॉन्टेस्ट रख ली हम लोगों ने और अनाउंस कर दिया, जो भी 2 बोल बड़े वाले पास्ता के खा जाएगा 30 मिनट्स में, तो उसको हम $1000 देंगे। ठीक है, अब लेट्स सी फॉर एग्जांपल कि ये जो ए है, इसने तो फटाफट 2 बोल फिनिश कर दिए, विनर हो गई ना वो। अब ऑर्गेनाइजर्स का इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं था विनर कौन है, पैसे किसको दे। जब कोई जीत जाता है ना, तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हमारा विनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यस, ऑर्गेनाइजर्स का ए जो विनर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब देखो, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट विनर ने तो अपना काम पहले ही कर दिया खाने का। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स का काम पेंडिंग है, पैसे देने का। सिंस ओनली वन पार्टी हैज टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, दूसरी पार्टी तो पहले ही अपना प्रॉमिस करके बैठी है, फुलफिल कर लिया उसने, सिर्फ एक ही का काम बाकी है ना, इसे बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मैम एक डाउट है, क्या इसे हम पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी ऐसे बोल सकते हैं? बोल सकते हो, बोल सकते हो, करेक्ट है वो भी। इसने अपना काम कर लिया तो ये एग्जीक्यूटेड, इसका बाकी है तो पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी ऐसे भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो। लेकिन हमारे कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि एक पार्टी का तो काम बाकी है ना, तो ये यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी। एक और एग्जांपल है मेरे पास, ये मिस्टर है ना ए, इनकी डॉटर मिसिंग है, तो वो एडवर्टीजमेंट दे देते हैं न्यूज़पेपर में, ऐसे जगह जगह पोस्टर लगा देते हैं, जो भी मेरी बेटी को ढूंढेगा उसको 10,000 का रिवॉर्ड मिलेगा। मिस्टर बी बेटी को ढूंढ के ले आया। अब क्योंकि वो ढूंढ के ले आया है, अब मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। हमेशा कोई ढूंढ के लाएगा, कोई विनर होगा, उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में बी ने अपना काम पहले ही कर दिया है, ही हैज ऑलरेडी fulfilled his promise। सिर्फ मिस्टर ए का पार्ट पेंडिंग है ना कॉन्ट्रैक्ट में, बी तो ऑलरेडी बेटी को ढूंढ के ले आया, उसने अपना काम कर दिया, एक ही का काम बाकी है ना। दिस इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी भी एग्जीक्यूटरी है, इसका काम बाकी है ना, ये देगा पैसे। ठीक है, इट्स अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनी मतलब वन, it's a one-sided contract in which after formation only one party has to perform his obligation, दूसरी तो अपना काम करके बैठी है। फिर मैम बायलैटरल क्या होता है? बाय मतलब दोनों, दोनों का काम बाकी है। It is a contract in which both the parties have to still perform their obligation, दोनों का काम बाकी है। जैसे टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि मैं तुम्हें पूरा कोर्स पढ़ाऊंगी पूरे साल में, ठीक है, तो ये टीच करेगी फुल ईयर के लिए। और ये बोलता है मैम मैं आपको पर मंथ पैसे दूंगा, या मैं आपको लमसम एक दूंगा, व्हाटएवर। ना इसने सिखाना शुरू किया है, ना स्टूडेंट ने अभी तक पैसे दिए हैं, दोनों का काम बाकी है, एग्रीमेंट हो गई है।
मैम मैं आपके पास ही पढ़ूंगा, वो बोलते हैं मैं तेरे को पढ़ाऊंगी, एग्रीमेंट हो गई है, बट काम बाकी है। तो ना इसने पढ़ाई स्टार्ट करवाई है और ना इसने फीस दी है पूरी। Since both have to still perform their obligation, it is bilateral contract. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है। A sold and delivered his car to B for rupees 5 lakhs on the condition कि भाई मैं तेरे को कार तो दे रहा हूं, लेकिन 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 ओनरशिप तो तभी मिलेगी ना जब तू पूरा प्राइस देगा। तो कैन आई से इसने कार बेची तो है 5 लाख में, लेकिन पैसे नहीं मिले अभी तक, बाकी है। और ये बोलता है मैं तेरे को ओनरशिप तभी दूंगा जब तू पूरे पैसे दे देगा। इसने तो पूरे पैसे दिए ही नहीं है। तो अब देखो, ए विल गिव ओनरशिप एंड बी विल पे मनी। तो ये बोलता है मैं 10th को पैसे दे दूंगा, बोलते ठीक है मैं उसके बाद ओनरशिप दे दूंगा तेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक ना ए ने ओनरशिप दी है ना बी ने अब तक पैसे दिए, सिर्फ एग्रीमेंट करके रखा है अगले महीने की 10 तारीख को मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, ठीक है तू जैसे ही पेमेंट कर देगा मैं तेरे को ओनरशिप दे दूंगा। कार देना और ओनरशिप देना अलग होता है। मतलब पेपर वर्क तेरे नाम पे कर दूंगा, तू ओनर बन जाएगा, तेरे को चाहिए तो कार लेके जा, अभी 1 आध महीना यूज कर, बट तेरे नाम पे उसको करूंगा जब तू पेमेंट कर देगा। दोनों का काम बाकी है ना, इट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल, दोनों का काम बाकी है। तो क्या पढ़ा आज हमने, चलो एक रिकैप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन भी करेंगे। वी स्टार्टेड विद इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है, आज हमने इलीगल पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन किया हमने, फिर क्या पढ़ा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ओरल और रिटन, implied contract section 9, words are not used, it is made otherwise than in words through our action, facts of the case, circumstances. Implied दो तरीके के होते हैं, implied by fact and implied by law. मैं आपको इसका एक चार्ट भी लिखवाऊंगी अगली बार, एक समरी करेंगे हम। फैक्ट्स मतलब एक्शन, सर्कमस्टांसेस, टैसिट इसी का पार्ट है। इम्प्लाइड बाय लॉ, पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था, ये तो लॉ बोलता है तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टीज नेवर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉ बोलता है तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टैसिट सिर्फ एटीएम और ऑक्शन में ही आएगा। क्वासी अगेन पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था, लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इम्प्लाइड बाय लॉ। ई कॉन्ट्रैक्ट्स किया हमने, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी ने अपना काम कर लिया है, कुछ बाकी नहीं है। एग्जीक्यूटरी मतलब कुछ करना बाकी है, एक पार्टी या दोनों का काम बाकी है। यूनिलैटरल मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर चुकी है, दूसरे का बाकी है। बायलैटरल में तो दोनों का काम करना बाकी है, समथिंग स्टिल नीड्स टू बी डन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर का एजेंडा सुन लो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एक समरी चार्ट बनाएंगे फॉर इम्प्लाइड। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट क्या है ना कि कभी कभी हम भूल जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन। आई विल मेक यू राइट अ समरी चार्ट, ओके, फॉर इम्प्लाइड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सेक्शन नंबर्स करने वाले हैं डेफिनेशन के, जो है ना सेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज बी, मैं आपको स्टोरी देने वाली हूँ। अगले लेक्चर में पहले ये करेंगे और फिर उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की शुरुआत करेंगे। वी विल रिवाइज ऑल द क्लासिफिकेशन, तो एक बार रीड जरूर करके बैठना, क्लास जब भी अटेंड करोगे एक बार रिवाइज करके बैठना, पहले वो रिवाइज करेंगे। अभी मैंने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2-3-4 बार रिवाइज कर लिया, अब हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे अपना रिविजन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन रिवाइज करेंगे, सेक्शन नंबर्स देखेंगे,
देन वी विल स्टार्ट विद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. चलो आज के लिए बस इतना ही. एंड कोई भी डाउट होगा स्टूडेंट्स तो मुझे व्हाट्सएप कर देना. आई विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस इट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन. अगले लेक्चर का मैंने आपको एजेंडा बता दिया. अगले लेक्चर में मिलूंगी आपके साथ, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रीड करके आना, रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवाइज करने से ही लॉ याद हो जाएगा. ठीक है, चलो बाय बाय गाइस. अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना. दे कैन enroll for this batch by visiting my website capreetyagarwal.com. I'll see you next time with a new concept.